हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आराम से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। जल्दी से क्लास के लिए जुड़ जाइए एक बार, और जैसे ही कमेंट्स दिखने लगते हैं तो आप लोगों से बात भी मैं कर लूंगा। ठीक है बच्चों, कोशिका जीवन की इकाई का यूनिट है हमारे पास। हाँ भाई, सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग भाई, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। और वापस सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। ठीक है भाई, सेल वाला कोशिका वाला यूनिट हम पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से। देखो, एक चीज आपसे शुरुआत में कहना चाहूंगा बच्चों। ठीक है, एक चीज शुरुआत में। ठीक है, काफी बार ऐसा लगता है कि सर हम लोग ऐसा आसान चीजें लग रही हैं सर चीजें, तो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, चीजें आसान होती हैं। मैं आपको यह बता दूंगा कि देखो, नीट में कंपटीशन जरूर है, प्रतिस्पर्धा है, पेपर का स्तर कैसा भी आएगा, हमको सवाल आसान लगने चाहिए। मैं आपको फिर बता देता हूं, बायोलॉजी में कोई भी चीज टफ नहीं है, हर चीज आसान है। और अगर आसान नहीं लग रही है तो उसको आसान बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसा लगना चाहिए सर कि हम 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, उतना आसान लगना चाहिए। और आसान लगने के साथ साथ सवाल होने चाहिए। मैं आपको ये जब टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना बच्चों, और जब आप इसके पीवाईक्यूज आप करोगे या किसी भी किताब से, किसी भी मॉड्यूल से जब आप सवाल करने की कोशिश करोगे, सब सवाल होंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य यह है बच्चों, 18 साल का अनुभव है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि हर चीज आसान करेंगे। ठीक है ना, और डिटेल बच्चों जितनी आपकी जरूरत है ना, वो हर चीज पढ़ेंगे। ठीक है सर, डिटेल में, डेप्थ में, अरे बच्चों डिटेल आसान करनी है चीजों को, हर पॉइंट कवर किया जाएगा। कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं मिलेगा आपको कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बस मेरा उद्देश्य यह है बच्चों की चीजों को आसान कर लिया जाए आपके लिए, और इतनी आसान करेंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, शुरुआत करें चैप्टर की अपन। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या बात की थी बच्चों? प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की थी। आज हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे भाई? यूकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? यूकैर। ठीक है बच्चों, तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? यूकैरियोटिक कोशिका की। ठीक है बच्चों, लिखने का टाइम बेटा, चलो लिखने का टाइम भी दे दूंगा, बट मैंने आपसे कहा ना बच्चों, क्लास में आपको सिर्फ समझना है, समझिए। क्लास खत्म होने के बाद उसका डीपीपी मिल जाता है बच्चा, तो जब क्लास खत्म होने पर डीपीपी मिल जाती है तो अपने हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखो नोट्स में बेटा। बेटा उंगली में पेन है यार, क्योंकि रोज क्लास चलती है ना, तो क्लास चलती है तो लिखना पड़ता है बेटा, तो इस पे तनाव, प्रेशर बढ़ता है, तो पेन बढ़ने लग गया बेटा। तो आज थोड़ी पट्टी वट्टी कराई है हमने, थोड़ा पेन होता है बेटा लिखते वक्त, है ना, इस पे प्रेशर पड़ता है इस उंगली पर। तो ठीक है यार, लेकिन आप लोगों का प्यार है यार, आप लोग इतना ध्यान रखते हो, इतना प्यार देते हो, तो थोड़ा तो तकलीफ होने दो यार। ठीक है, और तकलीफ होती है ना बच्चों इंसान को, तो इंसान, मैं एक चीज बताता हूं बच्चों, एक चीज याद रखना, जब आप अपनी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ना, एंट्रेंस की तैयारी करने में अपना चरित्र, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, एंट्रेंस तो है बच्चों, एक दिन का पेपर होगा, पेपर क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारा चरित्र बहुत स्ट्रांग करना है, अपना कैरेक्टर स्ट्रांग करना है। अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में ईमानदारी लानी है, डिसिप्लिन लाना है, निरंतरता लानी है, मेहनत लानी है। और ये 3-4 चीजें अगर आपके चरित्र, कैरेक्टर का हिस्सा बन गई ना, तो फिर जीवन में आप असफल हो ही नहीं सकते। ठीक है, एंट्रेंस क्लियर होता है या नहीं क्लियर होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि हमारा चरित्र कितना स्ट्रांग बनता है, हमारा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग बनता है। अगर हमारे कैरेक्टर में निरंतरता है, मेहनत करने की क्षमता है, ईमानदारी है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना याद रखना बच्चों। और दूसरा, आनंद लेके पढ़ना है, बोझ लेकर नहीं पढ़ना है, फिर बता रहा हूं।
इतने साल का अनुभव है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, जीवन में हमारे चरित्र से, हमारे कैरेक्टर से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो बस मेहनत करो, मजे से मेहनत करो, बोझ नहीं लेना है, इस एंट्रेंस का बोझ नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, आनंद लेना है, सीखना है और चीजों को आसान बनाना है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो आज अपन अब किसकी बात करेंगे भाई? यूकैरियोटिक कोशिका की। चलो आ जाओ, ध्यान से ध्यान देंगे बच्चों। तो अब मैंने यहां पर क्या ले ली बच्चों? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है भाई, अब मैंने यहां पर क्या ले लिया है? यूकैरियोटिक कोशिका। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? हां, 360 डिग्री आर्मी अपन है यार, आप और हम हैं, अपन सब हैं, शाबाश। अब सुनो, सबसे पहले उदाहरण, कौन कौन से जीव, कौन कौन से जंतु जो हैं बेटा कमजोर नहीं हुए हैं यार? केशु जी, वजन थोड़ा कम किया है हमने। अरे यार, अब हम कमजोर लग रहे हैं क्या बच्चों? कहां कमजोर है यार, ऐसे बॉडी बॉडी तो ठीक ही बन रही है, देखो मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा उंगली टूटी हुई है बस। ठीक है, आप लोगों का प्यार देखो यार, आप स्टूडेंट्स का इतना प्यार होता है, कमजोर कहां से होंगे यार हम लोग? आप लोगों को तो शक्ति, आप हमको शक्ति देते हो, ऊर्जा देते हो आप लोग। और आप लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा बच्चों, बॉटनी में तो एक नंबर नहीं कटने दूंगा, एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा, इतना याद रखना। और आप जितने सोच रहे हो सर इतना आसान होता है क्या सर, इतनी चीजें ही हैं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना बहुत है, पर्याप्त है। फिर बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग रखना, में इस नोट्स, अपने नोट्स के बाहर कोई चीज नहीं आएगी। अगर आपको लग भी रहा है सर हम कम पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल, अरे डिटेल क्या यार, जितनी जरूरत है हर चीज पढ़ा दूंगा। जिस दिन आपके एग्जाम में एक सवाल भी बाहर से आ जाए ना नोट से, उस दिन पेन छोड़ दूंगा बच्चों, ईमानदारी से बता रहा हूं, मां कसम कह रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर एक सवाल भी बाहर आ गया नोट से। तो कम पढ़ा रहा हूं मतलब मुझे पता है कितना पढ़ाना है, उसके बाहर 18 साल में तो पेपर आज तक नहीं बन पाया और ना बनने दूंगा, इतना विश्वास रखो, आंख बंद करके विश्वास रख लेना। एक सवाल नहीं, एक सवाल छोड़ो सर, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, एनसीईआरटी से नहीं आएगा, नोट्स के बाहर से नहीं आएगा, सुन लेना, नोट्स के बाहर से एक सवाल नहीं आने दूंगा। उम्मीद में तो आप लोगों ने देखा ही होगा बच्चों, उम्मीद में पढ़े भी होगे आप लोगों। ठीक है, अपन ने 3-3 घंटे में पूरा चैप्टर किया है वन शॉट में, उसके बाहर चीज नहीं आने दी। तो यार यहां तो मेरे पास 8-9 लेक्चर हैं, कुछ नहीं आने दूंगा बाहर से। चलो आ जाओ, अब सुनो, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या आएगा? तो अपन ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन थे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन था? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सर जीवाणु थे, आर्की जीवाणु थे, माइकोप्लाज्मा थे, नीलहरित शैवाल थे, मतलब पूरा मोनेरा जगत था। पूरा मोनेरा जगत जो था वो किसमें था? प्रोकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में बचे हुए कौन से जगत हैं बच्चों? बचे हुए कौन से जगत हैं? प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप और जंतु, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका में हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका का पहला लक्षण, उदाहरण, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या आएंगे बच्चों? प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, पादप और जंतु, ये सब आपके पास किस में आएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब 360 डिग्री तैयारी करो, सुनो, 360 डिग्री तैयारी करो। अगर सवाल आ जाए कि सर यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कितने जगत में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कितने जगत में पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कितने जगत में पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो याद रखना बच्चों, 4 जगत। प्रोटिस्टा भी जगत है, कवक भी जगत है, पादप भी जगत है, जंतु भी जगत है। तो कितने जगत आ गए? 4 जगत। सही बात। और प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने जगत में होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने जगत में होगी? 1।
प्रोकैरियोट्स कितने, प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने जगत में होगी? एक। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत और बाकी सारे यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर बात है, पहला बिंदु क्लियर। अब दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिका में बच्चों विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक होगा। विकसित केंद्रक का मतलब केंद्रक झिल्ली होगी और केंद्रिका होगा। सही बात। यूकैरियोटिक कोशिका का लक्षण क्या हो गया बच्चों? इनमें विकसित केंद्रक होगा। विकसित केंद्रक, विकसित केंद्रक का मतलब है, विकसित केंद्रक का मतलब है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित। सही बात है। फिर आनुवांशिक पदार्थ कैसा होगा बच्चों? ये सारे लक्षण हम देख चुके हैं। आनुवांशिक पदार्थ रेखित, सीधा होता है, रेखित होगा, द्विरज्जुक डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा होगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा और गुण सूत्रों में व्यवस्थित रहेगा। गुण सूत्रों में व्यवस्थित रहता है। सही बात है बच्चों। क्या क्या लक्षण हो गया? क्या क्या लक्षण हो गया? विकसित केंद्रक है। विकसित केंद्रक का मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका है। आनुवांशिक पदार्थ रेखित होगा। प्रोकैरियोट्स में कैसा था बच्चों, याद रखना, प्रोकैरियोट्स में डीएनए वृत्ताकार था। प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में डीएनए वृत्ताकार था। यहां पर रेखित होता है, द्विरज्जुक, हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा और गुण सूत्रों में व्यवस्थित होगा। क्रोमोसोम्स के अंदर होगा। किसमें होगा? केंद्रक के अंदर, और गुण सूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहेगा। फिर बच्चों झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। यूकैरियोट्स है तो इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होंगे। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग का मतलब है इनमें क्या क्या मिलेगा बच्चों? झिल्ली युक्त कोशिकांग का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लवक प्लास्टिड्स होंगे, अंतर प्रद्रव्य जालिका होगी, गोल्जी काय होंगे, लाइजोसोम्स होंगे, लाइजोसोम्स होंगे, आपके पास रसधानी होगी। ठीक है ना? तो ये सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं थे बच्चों, यहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, अंतरप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइजोसोम्स, रसधानी, ये सब आपको कहां मिलेंगे? झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगे। क्लियर बात है बच्चों? अब यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका में, यहां तक सबको क्लियर है? ये पॉइंट्स अपन ने देख लिए थे। अब एक पॉइंट याद रखना बच्चों, एक चीज मुझे बताना, यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी होनी चाहिए या छोटी? तो सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो जीवाणु माइकोप्लाज्मा आते हैं, सब छोटे होते हैं, सब छोटे
चल गया। बच्चों आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? वो बेटा थोड़ा पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। कमेंट्स कमेंट्स अब आई गेस बच्चों क्लास चल गई है वापस। वो थोड़ा सा पीसी में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था बच्चों। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों? अब सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? ऑडियो वीडियो अब क्लियर हो गया बच्चों? हाँ अब ठीक है ना? एक बार कमेंट कर दो बच्चों, सब देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अब क्लियर है? वो बच्चों पीसी में कुछ ग्लिच आ गया था तो बंद हो गया था एकदम। अब सब क्लियर? बेटा वो पीसी है ना, यहां पर वो पीसी में कुछ कार्ड होता है बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो बंद हो गया था, उसको वापस स्टार्ट किया बेटा। अब सब ठीक है? चलो अब साउंड भी क्लियर, वीडियो भी क्लियर, सब नॉर्मल। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब ठीक अब तो? बढ़िया। अरे बाप रे, दुख रहा है यार थोड़ा। चलो अब देखो अपन क्या बात कर रहे थे, अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे थे। और अपन, मैंने आपसे कहा था कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो बड़ी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका से। अब एक और चीज मुझे बताओ, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में से ज्यादा तेज गुणन कौन करेगा? ज्यादा तेज विभाजन और गुणन किसमें होगा, जरा मुझे बताओ। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में से ज्यादा तेज विभाजन, ज्यादा तेज गुणन कौन करेगा? बताओ जरा बेटा। झिल्ली युक्त कोशिकांग, देखो ऐसे कोशिकांग होते हैं बेटा सेल के अंदर जिसके बाहर झिल्ली होती है, तो वो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है ना वो यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। अरे क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु कोशिका होती है ना बच्चों, वो तो 20-20 मिनट में विभाजन करती है, तो उनमें विभाजन और गुणन की दर ज्यादा होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में गुणन या विभाजन की दर कम होगी। तो यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है और इनमें गुणन या विभाजन, गुणन या विभाजन धीमी दर से होता है। धीमी दर से होता है मतलब किसकी तुलना में? प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में। ठीक है, यह पॉइंट भी एनसीईआरटी में है बेटा। अलग कलर से लिखूंगा, चलो अलग कलर से लिख देता हूं। हरा रंग इस्तेमाल नहीं करूंगा, दूसरा रंग इस्तेमाल कर लूंगा बच्चों। तो यह क्लियर है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी होगी, सीधी सी बात है। ये बड़ी कोशिकाएं हैं और इनमें गुणन या विभाजन धीमी दर से होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु कोशिका तो बहुत तेजी से गुणन करती है, तेजी से विभाजन करती है। इनमें विभाजन की दर, गुणन की दर कम होगी। क्लियर बात इतना बच्चों? ये सारे बिंदु क्लियर हैं आराम से? हां, प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक चीज? ये सारे बिंदु सबको क्लियर है? एक बार बता दो यार, आसान है। अब इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका में अपन दो देखेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात। डाउट देख लूं अभी, कोशिका और कोशिकांग में क्या अंतर है बेटा? बेटा कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर छोटे कोशिकांग होते हैं। ठीक है बेटा, यू और प्रो में कैसे चेंज हुआ आदित्य? ये तो जैव विकास हुआ बेटा। जैव विकास में सरल जीव जो है वो जटिल जीव में परिवर्तित होते गए। कोशिका कंकाल आगे पढ़ेंगे अनिल बेटा, कोशिका कंकाल का लक्षण आगे आएगा, अभी नहीं आया है। केंद्रिका शत्रुघ्न बेटा बता दिया था पहली क्लास में, वापस आएगा। केंद्रक के भीतर होता है छोटा कोशिकांग केंद्रिका। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, अंतर प्रद्रव्य जालिका। प्लास्मिड, प्लास्मिड सब अपन कर लिया बेटा, ये सब अपन कर लेंगे बाकी।
ठीक है ना, ये सब देखेंगे धीरे धीरे। आगे आगे चले। अब सुनो, अब सुनो अंतर। अब यहां पर अपन ने लिया बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका जो है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में अब अपन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। ठीक है, पादप और जंतु किस में आते हैं बच्चों? पादप और जंतु दोनों यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। बेटा गुणन और विभाजन एक ही मतलब है। गुणन या विभाजन का मतलब है जब संख्या बढ़ानी है। एक कोशिका गुणन या विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनाती है ना, तो उसे गुणन या विभाजन कह सकते हैं। तो पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या फर्क आएगा बच्चों? सबसे पहला फर्क, पादप कोशिका में भित्ति होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यह हम पढ़ेंगे अभी, कोशिका भित्ति की बात करेंगे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होगी। क्लियर बात है, जंतु कोशिका में नहीं होगी। फिर क्या डिफरेंस होता है बच्चों? कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं बच्चों। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। फिर नेक्स्ट लक्षण बच्चों प्लास्टिड। पादप कोशिका में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स जिसे हम कहते हैं लवक। हां, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों, आगे पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड्स आपके पास पादप कोशिका में होंगे, जंतु कोशिका में नहीं होते। जंतु कोशिका में नहीं होते। अब 360 डिग्री तैयारी करना चाहते हो? 360 डिग्री तो सुनो, ऐसा कोई जंतु है क्या जिसमें प्लास्टिड्स होते हैं? ऐसा कोई जंतु बता सकता है मुझे जिसमें सर प्लास्टिड लवक मिलता है? कोई ऐसा जंतु जिसमें लवक या प्लास्टिड मिलते हैं? मजा आ जाएगा अगर आप बता दो तो। देखो अब यकीन, अब आप ड्रॉप पर बैच का हो बच्चों, यकीन है आपको 360 डिग्री सोचना पड़ेगा। सर ऐसा कोई जंतु जिसमें लवक मिले, प्लास्टिड। अरे क्या बात है, यूग्लिना। अरे जियो मेरे जंतु। बच्चों शाबाश, हम सब जंतु ही तो हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें अपवाद क्या आता है? यूग्लिना। क्या बात है मेरे शेरों शेरनियों, शाबाश। इसे 360 डिग्री आर्मी कहते हैं। यूग्लिना ऐसा जंतु है जिसके अंदर आपको लवक प्लास्टिड्स मिलेंगे। क्या बात है बच्चों। चलो फिर क्या होता है बच्चों पादप कोशिका में? पादप कोशिका में केंद्रीय या केंद्र में एक बड़ी रसधानी मिलती है। केंद्र में बड़ी रसधानी मिलेगी, यहां पर नहीं होगी। जंतु कोशिका में केंद्र में, सेंटर में बड़ी रसधानी नहीं होगी। बड़ी केंद्र में, सेंटर में बड़ी रसधानी आपको किस में मिलेगी? पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी। और जंतु कोशिका में क्या मिलते हैं बच्चों? तारक केंद्र। तारक केंद्र। और इसमें आपको ध्यान में रखना है उच्च पादपों में। उच्च पादपों का मतलब है अधिकांश पादपों में। तारक केंद्र नहीं पाया जाता। ये सब पढ़ेंगे बच्चों। अब आप सोच रहे हो सर जो नए हैं ना बच्चों, सर ये तारक काय, तारक केंद्र क्या होते हैं? ये सब पढ़ेंगे बेटा अपन आगे। अभी तो अपन अंतर देख रहे हैं, ये सब लक्षण पढ़ेंगे। सर ये तारक काय, तारक केंद्र क्या होते हैं?
तारक काय, तारक केंद्र क्या होते हैं, लवक क्या होते हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, हिंदी के टर्म्स और अंग्रेजी के टर्म्स दोनों लिख रहा हूं। तो क्लियर बेटा, तारक केंद्र क्या होता है, खुशी जी मैंने कहा ना आगे बताऊंगा। तारक काय, तारक केंद्र क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, सब आएगा। अभी अंतर देख रहे हैं, तारक काय तारक केंद्र जंतु कोशिका में मिलेंगे, पादप कोशिका में नहीं मिलेंगे, बस। ठीक है बेटा, कोशिकीय संरचना का अंतर देख रहे हैं ना अभी अपन, संचित भोजन का अंतर नहीं देख रहे हैं। पादप कोशिका में संचित भोजन स्टार्च होता है, जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। लेकिन अभी अपन कोशिका की संरचना की बात कर रहे हैं। तो यह सब क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। यूग्लिना में रसधानी होती है बेटा, संकुचनशील रसधानी होती है उनमें। यूग्लिना के अंदर संकुचनशील रिक्तिका मिलती है बेटा। बच्चों अभी तो कह रहा हूं यार, तारक केंद्र आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, तारक केंद्र आगे पढ़ेंगे अपन। हां, निम्न पादप, निखिल जी निम्न पादपों में, अब वो आप बोलोगे सर निम्न पादप क्या होते हैं, शैवाल होती है बेटा। निम्न पादप का मतलब है शैवाल, शैवालों में तारक केंद्र हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े पादप होते हैं, उच्च पादप होते हैं, उनमें तारक केंद्र नहीं होता। ठीक है बेटा, चैप्टर कब तक होगा, कर लेंगे यार चैप्टर, हमको 8-9 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। निम्न पादपों में, निम्न पादप का मतलब शैवाल होता है, उनमें आपको तारक केंद्र मिलते हैं। वसुधा बेटा वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, रिक्तिका आगे पढ़ेंगे बेटा, रसधानी या वैक्यूल्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कोशिकांग के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन सब बेटा। मुकेश जी, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है, बिल्कुल आता है बेटा, यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में आता है, लेकिन है तो जंतु, पादप और जंतु के मध्य की कड़ी भी कहते हैं उसको बेटा। ठीक है ना, चलो क्लियर है। निम्न पादपों में, निम्न पादपों का मतलब है शैवाल होता है ना, उनमें तारक केंद्र होते हैं। उच्च पादपों में तारक काय, तारक केंद्र नहीं होते हैं। क्लियर बात सबको, आगे चलें, बता दो अब। यार एक चीज मुझे बताओ, देखो एक चीज और समझ लो, काफी बार कमेंट आते हैं सर चैप्टर कब कंप्लीट होगा, सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। यार बच्चों सीखने आओ ना, उस आप लोग उस मोमेंट में तो रहो। आज का लेक्चर है, आज का 1.5 से 2 घंटे, पौने 2 घंटे हैं, इसमें चीजों को सीखो, इसमें चीजों को याद करो, इसमें चीजों को लिखो, उस पल में रहो यार। सर कब होगा, सर नेक्स्ट क्लास कब होगी, सर नेक्स्ट सिलेबस कब होगा, नेक्स्ट टॉपिक कब होगा। अरे हम आगे की, और जीवन एक मिला है यार, एक जीवन है, एक जीवन में आज का दिन है, आज का दिन है, आज के दिन में 24 घंटे हैं, उनमें से 1.5 घंटा अपना समय है, इसमें सीखो, मजे लो, आनंद लो, चीजों को जानो, पढ़ो, ध्यान रखो, उस पल में रहो यार। सर ये कब होगा, वो कब होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब हो जाता है जीवन में, सब कुछ हो जाता है बच्चों, सब कुछ होगा। चैप्टर भी कंप्लीट होगा, सिलेबस भी कंप्लीट होगा, सवाल भी होंगे, आप जीवन में सफल भी होंगे, सब होंगे, लेकिन हर चीज का अपना एक समय है यार। तो समय के, उस समय को आप इस पल में रहो। मैं हमेशा कहता हूं, हम लोग है ना, हम लोग पल को नहीं जी पाते हैं। हम लोग या तो कल वाले पल में रहते हैं, या कल क्या होगा वो सोचते रहते हैं। आज में जियो, अभी में जियो, और आज और अभी में सीखने की कोशिश करो, तब मजा है जीवन का यार। हर छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना सीखो। मैं बता रहा हूं, हम लोग क्या है ना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। क्या है सर, क्या है सर, गुस्सा आ रहा है सर, क्या है सर, बोर हो रहे हैं सर। अरे कहां जीवन है यार, बताओ, जीवन में बोर होने का समय ही नहीं है, जीवन में इरिटेट होने का समय नहीं है। हाँ चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल है। हमेशा कहता हूं, हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स में को हमेशा जूझना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, जिगरा तो है, ठीक है, हमारा चरित्र तो है, ईमानदारी तो है, मेहनत करने की लालसा तो है, यही चाहिए, यही चाहिए। संसाधन कम है तो कम सही, ठीक है, सुविधाएं कम है तो कम सही, और जूझना तो पड़ेगा यार। जीवन में जूझना किसको नहीं पड़ता है, सबको अपने अपने दुख हैं, सबको अपने अपने तकलीफें हैं, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, बट कर रहे हैं फिर भी,
ठीक है, प्रॉब्लम पता है मुझे किससे? प्रॉब्लम है बेईमानी से, झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, गलत काम करने से, जिस चीज को करने आए हो वो ना करने से, तब दिक्कत है। ठीक है ना, घर पे झूठ बोल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, अपना क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, तब दिक्कत है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आया, 5 बार में आएगा, सीख लेंगे सर, कर लेंगे सर, हमको कोई तकलीफ, सुविधाएं कम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, फिर भी मेहनत कर लेंगे। जूझ रहे हैं सर, लेकिन इस जूझने में आनंद ले रहे हैं। स्ट्रगल अगर है ना, चैलेंजेस हैं, तो सर इसमें हम आनंद लेके पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी तो मजा है। ठीक है, करके दिखाएंगे, और कर सकते हैं, और क्यों नहीं, करने ही आए हैं। ठीक है, बढ़िया, इस जीवन में अच्छा करने आए हैं, इस जीवन में सफल होने आए हैं, इस जीवन में मुकाम हासिल करने आए हैं, वो कर लेंगे सर। ठीक है ना, वो कहते हैं काफी बार कि यार सर वो तनाव में हूं। अगली बार आपसे कोई पूछे ना कि यार बता तनाव में है क्या, दिक्कत में है क्या, बोले है ही नहीं। तनाव और दिक्कत वाला जो जेब है ना, वो हमारे जीवन में नहीं है। कि आपसे पूछे कि जेब में क्या है, कि बोले सर जेब में कॉन्फिडेंस है। कि सर जेब में क्या है, जेब में मेहनत करने की लालसा है। कि सर जेब में क्या है, जेब में इच्छा शक्ति है सर। जेब में खुश रहना आता है सर, जेब में मेहनत करनी आती है सर। तो ये तनाव, मुश्किलें, दुविधाएं, ये नहीं है भाई, ये है ही नहीं हमारे जीवन में। जूझेंगे, सीखेंगे, लड़ेंगे, करते रहेंगे जीवन में। चलो आ जाओ। तो कोशिका वाला सिस्टम समझ आ गया, पादप और जंतु कोशिका, ये पॉइंट बता दिए। अब आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली, या जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम आज सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आज हम सबसे पहले कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। पहला चीज मुझे बताओ, ये जो चीज ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य झिल्ली, ये सभी जीवों में मिलती है। प्रोकैरियोटिक जीव हो, यूकैरियोटिक जीव हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, यूकैरियोटिक कोशिका हो, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, समस्त जीवों में कोशिका झिल्ली आपको मिलेगी। कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, मतलब प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है भाई, तो कोशिका झिल्ली जो है वो सभी कोशिकाओं में मिलेगी। बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका झिल्ली की बात हो रही है बेटा, कोशिका भित्ति नहीं पढ़ रहे अभी अपन कोशिका भित्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं। सुनो मजा आएगा, बहुत बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में मिलेगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर देखे थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर तो देखे थे कि भाई उसमें विकसित केंद्रक नहीं है, इसमें विकसित केंद्रक है, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, इसमें है। अंतर तो बहुत देखे थे, लेकिन ऐसी कौन सी कोशिकीय संरचना है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम होती है? अगर सवाल आ जाए बच्चों कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी कोशिकीय संरचना समान होती है, सेम होती है,
तो वो कोशिका झिल्ली है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली सेम होती है, उनकी संरचना समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइबोसोम आंसर नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि राइबोसोम में तो फर्क है 70S और 80S का। कौन सी कोशिकीय संरचना, फिर बता रहा हूं, याद रखना, सवाल बन सकता है ये। ऐसी कौन सी कोशिकीय संरचना है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में समान होगी? तो वो कोशिका झिल्ली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट याद रख लेना बच्चों। कोशिका झिल्ली की संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना प्रोकैरियोटिक सेल एवं यूकैरियोटिक सेल में समान होती है। ठीक है, कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सुन लेना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन सी कोशिकीय संरचना समान रहती है? कोशिका झिल्ली समान रहती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ गई बात समझ में? कोशिका झिल्ली की संरचना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समान होती है। अब कोशिका झिल्ली सुनो, नेक्स्ट समझना। नेक्स्ट सवाल आ जाए कि सर कोशिका झिल्ली की संरचना को अगर पढ़ना हो, कोशिका झिल्ली की संरचना को अध्ययन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं बेस्ट होती हैं? अगर आपसे पूछ लें कि सर मैं कोशिका झिल्ली की संरचना पता करना चाहता हूं, मैं यह पता करना चाहता हूं कि कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन करना है, तो बेहतर कोशिका कौन सी होगी? तो वो आरबीसीज, हमारी लाल रक्ताणु कोशिकाएं, हमारी लाल रक्ताणु कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए सबसे बेहतर हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों? आरबीसी, हमारे लाल रक्ताणु कोशिकाओं में ऐसी क्या खास बात है? उनको हम कोशिका झिल्ली का अध्ययन के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे लाल रक्ताणु कोशिकाओं के भीतर कोई कोशिकांग ही नहीं है। हमारे जो लाल रक्ताणु कोशिकाएं होते हैं ना बच्चों, आरबीसीज, उसके भीतर केवल हीमोग्लोबिन होता है, कोई केंद्रक ही नहीं है, कोई कोशिकांग ही नहीं है। तो इसका मतलब आरबीसी के बाहर, हमारे आरबीसी के बाहर केवल क्या है? कोशिका झिल्ली। तो अगर कोशिका झिल्ली का अध्ययन करना चाहते हो तो बेस्ट कोशिका क्या है? आरबीसीज। तो दूसरा नोट क्या है बच्चों? कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन हेतु कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन हेतु कौन सी कोशिकाओं का चयन? आरबीसीज, लाल रक्ताणु कोशिका। क्यों? क्योंकि लाल रक्ताणु कोशिका में इनमें केंद्रक एवं कोशिकांग नहीं होते। ठीक है, तो आरबीसी के भीतर ना तो कोई केंद्रक है, ना कोई कोशिकांग है, इसलिए आरबीसी ही हम कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए अध्ययन में लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? क्लियर बात है। और अब एक चीज याद रखना बच्चों, अब अपन बात करेंगे सर कोशिका झिल्ली की संरचना में क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ना बच्चों, उसमें वसा और प्रोटीन होते हैं। हर कोशिका झिल्ली में, कोई भी कोशिका की कोशिका झिल्ली हो, उस कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली में वसा और प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है,
आपको कोशिका झिल्ली में क्या मिलेंगे? वसा और प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है, लिपिड और वसा एक ही चीज होती है बेटा। तो आरबीसी है ना बच्चों, आरबीसी लाल रक्ताणु कोशिका, आरबीसी की कोशिका झिल्ली में, आरबीसी की कोशिका झिल्ली में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड या वसा होता है। ठीक है, 52% प्रोटीन मिलेगा और 40% लिपिड या वसा मिलेगी। आई समझ में? अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे ध्यान से बताओ बच्चों, कि दुनिया में तो लाखों प्रकार की कोशिकाएं हैं। जंतु में अलग अलग कोशिकाएं हैं, पादपों में अलग अलग कोशिका है, जीवाणु अलग है। तो सब कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होगी उसमें प्रोटीन और वसा इसी प्रतिशत में होंगे क्या? आप मुझे बताओ, आरबीसी में की झिल्ली में तो 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। दुनिया की सारी कोशिका झिल्ली में यही प्रतिशत होगा? दुनिया भर में जितनी कोशिकाएं हैं, सबकी कोशिका झिल्ली में इतना प्रतिशत प्रोटीन और इतना प्रतिशत वसा होगा क्या? नहीं, सब में अलग अलग होगा। ठीक है, सब में प्रोटीन और वसा तो होंगे, लेकिन प्रोटीन और वसा का प्रतिशत अलग अलग होगा। याद रखोगे? अभी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, अभी कोशिका झिल्ली की संरचना भी समझनी है। आज क्लास में अपन कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे आराम से, बढ़िया बच्चों। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बता दो बेटा, आरबीसी ही क्यों लिया? बताया ना बेटा, आरबीसी की कोशिका झिल्ली का अध्ययन करना आसान है, क्योंकि आरबीसी के भीतर और कुछ है ही नहीं, उनके भीतर कोई केंद्रक कोशिकांग है ही नहीं, तो आसानी से अध्ययन कर सकते हैं झिल्ली का। बढ़िया बढ़िया, तो ये पॉइंट लिख लूं, ये पॉइंट लिख लूं बच्चों आगे, कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और वसा का प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। चलो एक बार डाउट देख ले बच्चों, क्या है आपके? कारण क्या है अलग अलग होने का? पहला सवाल बेटा, क्योंकि कार्य अलग अलग होता है। हर जगह हर कोशिका का सेम कार्य होता है या हर कोशिका का अलग अलग कार्य होता है? मुझे बताओ। आरबीसी जो काम करेगी वही काम आपके डब्ल्यूबीसीज करेंगे, जो काम आपके डब्ल्यूबीसीज करेंगे पादपों में वही काम पर्णमध्योतक कोशिका करेंगी। हर कोशिका का कार्य अलग अलग होता है, तो हर कोशिका का कार्य अलग अलग होता है, तो उसकी संरचना और उसकी प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन और वसा का प्रतिशत भी अलग अलग होगा। अच्छा, पीयू जी ने पूछा है सर 52 + 40 तो बराणु होते हैं, 8% क्या है? तो बेटा 8% में जल भी आएगा और शर्करा आएंगी, क्योंकि अपन पढ़ेंगे प्रोटीन और वसा के साथ साथ प्लाज्मा झिल्ली के अंदर शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है बेटा, चलो अभी आ रहे हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन की संरचना अपन पढ़ेंगे। अभी अपन आरबीसी में कोशिकांग क्यों नहीं होते? अच्छा सवाल है। आप सोचो आरबीसी का काम क्या है बच्चों? आरबीसी का काम है गैसों का परिवहन करना। आरबीसी का काम क्या है? गैसों का परिवहन करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। और गैसों के परिवहन के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए? गैसों के परिवहन के लिए प्रोटीन चाहिए हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर केंद्रक और कोशिकांग हट गए, ताकि सारा का सारा क्षेत्र हीमोग्लोबिन से भरा जा सके और वो हीमोग्लोबिन गैसों का परिवहन कर सके। ठीक है बेटा, इसलिए कोई केंद्रक कोशिकांग नहीं होता, ताकि सारी की सारी जगह हीमोग्लोबिन से भर सके। चलो आ जाओ, अब सुनो पॉइंट क्या क्या लिखने थे मुझे। पहला नोट लिखना था, वो लिखने दो। पहला नोट याद रखना है आपको, सभी कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं वसा
सभी कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं वसा का प्रतिशत भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, हर कोशिका झिल्ली, जितनी भी कोशिका झिल्ली है, सब में प्रोटीन और वसा का प्रतिशत अलग अलग होगा। आ गई बात सबको समझ में? बेटा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं बेटा, एक ही नाम है। कोशिका झिल्ली कहो, जीव द्रव्य झिल्ली कहो, सेम है बेटा। अब सुनो नेक्स्ट चीज। अब आता है कोशिका झिल्ली की संरचना किसने बताई? अब सुनना बच्चों, कोशिका झिल्ली की संरचना। अब देखो बच्चों, कोशिका झिल्ली की संरचना बहुत पहले, देखो कई सारे वैज्ञानिक आए बच्चों। एक रॉबर्टसन वैज्ञानिक आए थे। रॉबर्टसन वैज्ञानिक ने एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद डैनियल और डेवसन आए थे। डैनियल और डेवसन ने सैंडविच मॉडल दिया था, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए, कोशिका झिल्ली को संरचना समझाने के लिए किसका योगदान याद रखना है? सिंगर और निकोलसन का। कोशिका झिल्ली की संरचना 1972 में दो वैज्ञानिक बच्चों, सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने में 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने योगदान दिया। उस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए यह तरल मोज़ेक मॉडल। आई बात समझ में? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कैसे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने में 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था तरल मोज़ेक मॉडल। और इसमें अपन ने देखा कि रासायनिक रूप से, सुनना, रासायनिक रूप से कोशिका झिल्ली में क्या क्या मिलता है? लिपिड यानी वसा मिलेगा, प्रोटीन और शर्करा या जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना भाई? रासायनिक रूप से प्लाज्मा झिल्ली में क्या क्या मिलेगा भाई, हम देखेंगे। रासायनिक रूप से प्लाज्मा झिल्ली में क्या मिलेगा? रासायनिक रूप से प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड वसा होगा, प्रोटीन होगा और थोड़ा थोड़ा शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स होगा। आ गई बात सबको समझ में? इतना बताओ। हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की संरचना 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने बताई। सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल को कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। और रासायनिक रूप से कोशिका झिल्ली में लिपिड वसा होगा, प्रोटीन होगा, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इतना सबको क्लियर है भाई? इतना सबको क्लियर है? आगे चलें। इतना सबको क्लियर है? आगे चलें। अब डायग्राम बनाते हैं बच्चों। हां, लिपिड अभी सब पढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड कैसे होते हैं, प्रोटीन कैसे होते हैं, शर्करा कैसी होती है, सब पढ़ेंगे। हां, जल भी होगा बेटा, बिल्कुल जल भी होता है। वाटर तो होता ही है, बिना जल के तो जीवन ही नहीं है यार। क्लियर सबको? यहां तक ले लूं आगे? अब प्लाज्मा झिल्ली की संरचना बना रहे हैं बच्चों, आ जाओ। अब मैं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना बना रहा हूं, ध्यान से आ जाओ। ठीक है, ये अपने पास प्लाज्मा झिल्ली की संरचना बनाऊंगा, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना बनाऊंगा, आ जाओ। ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, आ जाओ। प्लाज्मा झिल्ली,
ठीक है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम बना रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली पढ़ने के बाद पोल करेंगे बच्चों, इसके बाद पोल करेंगे अच्छी तरह से। अब ये क्या बना रहा है बच्चों, सबसे पहले देखो, अपन ने कहा प्लाज्मा झिल्ली रासायनिक रूप से किससे बनी हुई है? प्लाज्मा झिल्ली में वसा यानी लिपिड होगा, वसा या लिपिड होगा, और वसा के साथ साथ प्रोटीन और शर्करा होगी। सबसे पहले ये मैंने प्लाज्मा झिल्ली के वसा बनाए हैं, मैंने ये सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली में वसा बनाए हैं। मुझे बताओ, वसा में आपको एक परत है या द्विपरत है? मुझे बताओ, ये जो वसा अपन ने बनाई है प्लाज्मा झिल्ली में, इसमें एक परत है या दो परत है? ये प्लाज्मा झिल्ली में जो वसा बनाई है ना बच्चों, अपन ने लिपिड बनाया है, ये वसा एक परत में है या द्विपरत में? वसा की द्विपरत है। वसा की क्या है बच्चों? द्विपरत। तो ये क्या है? वसा की द्विपरत। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। तो पहला सवाल, प्लाज्मा झिल्ली में जो वसा होती है, प्लाज्मा झिल्ली की वसा जो है वो एक परत में पाई जाती है या द्विपरत में पाई जाती है? तो वसा की द्विपरत होती है। प्लाज्मा झिल्ली में वसा की द्विपरत होती है। ठीक है, क्लियर बात है। अब सुनो, अब सुनो, यह वसा की द्विपरत है, अपन ने वसा ऐसा बनाया है, ये मैंने वसा ऐसा बनाया है बच्चों। तो इस वसा की खास बात क्या है? वसा में ये जो है ये तो ध्रुवीय सिरा है, ध्रुवीय सिरा है जिसको हम कहते हैं पोलर हेड, और ये अध्रुवीय पूंछ है, ये अध्रुवीय पूंछ है जिसे कहते हैं बच्चों नॉन पोलर टेल। समझे? वसा तो बना दी, अब वसा में क्या है बच्चों? सुनो, वसा में ध्रुवीय सिरा है। यह सिरा कैसा है? ध्रुवीय। एक चीज समझ लो, ध्रुवीय अध्रुवीय का मतलब समझ लो। ध्रुवीय का मतलब जो पानी में घुल जाता है, ध्रुवीय का मतलब है जो पानी में घुलता है, और अध्रुवीय का मतलब है जो पानी में नहीं घुलता। समझ रहे हो बात? ध्रुवीय का मतलब, पोलर का मतलब है जो पानी में घुलता है, और अध्रुवीय का मतलब है जो पानी में नहीं घुलता है। क्लियर बात? तो वसा की द्विपरत है, वसा की द्विपरत में ध्रुवीय सिरा है। ध्रुवीय सिरा, अब ध्रुवीय सिरा सतह की तरफ है बच्चों या भीतर में है? इधर देखो, ये जो आपके पास ध्रुवीय सिरे अपन ने बनाए हैं, ये ध्रुवीय सिरे जो हैं वो सतह पर हैं या भीतर अंदर की तरफ हैं? तो देखो, ध्रुवीय सिरे बाहर की सतह पर हैं और भीतर की सतह पर हैं। ध्रुवीय सिरे हमेशा सतह पर होंगे, ध्रुवीय सिरे हमेशा सतह पर उपस्थित होते हैं। जो वसा है, वसा के ध्रुवीय सिरे हमेशा सतह पर होंगे, बाहर की सतह पर है, भीतर की सतह पर है, और जो अध्रुवीय पूंछ है वो भीतर की तरफ होती है, भीतर या अंदर की ओर। आ गई बात समझ में? क्या क्या बात कर रहे हैं ध्यान से सुन लो यार, समझ लो, बहुत आसान हो जाएगी चीजें। प्लाज्मा झिल्ली में हम सबसे पहले वसा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली में वसा की द्विपरत है, वसा की दो परत है, पहला सवाल। दूसरा, वसा का द्विपरत है, वसा में ध्रुवीय सिरा होता है, ध्रुवीय सिरा एक होगा। यह ध्रुवीय सिरा जो है ना बच्चों, यह ध्रुवीय सिरा एक है, और अध्रुवीय पूंछ दो होती है। ठीक है, अध्रुवीय पूंछ दो है, ध्रुवीय सिरा एक है। ध्रुवीय सिरा एक है, अध्रुवीय पूंछ दो है, और ध्रुवीय सिरा सतह पर है, ध्रुवीय सिरा सतह पर है। अब आप बोलोगे सर सतह पर क्यों है?
सतह पर ही क्यों है? अरे भाई, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर और अंदर तो जल मिलेगा। कोई भी कोशिका के आसपास जलीय वातावरण होता है, कोशिका के आसपास जलीय वातावरण है, तो जल के संपर्क में तो ध्रुवीय सिरा ही आएगा, जल के संपर्क में तो ध्रुवीय सिरा ही आएगा। और भीतर प्लाज्मा झिल्ली के भीतर की तरफ, अंदर की तरफ अध्रुवीय पूंछ होंगी। आ गई बात सबको समझ में? आ गई बात सबको समझ में? वसा। अच्छा, फिर आता है सर कौन कौन से वसा होंगे प्लाज्मा झिल्ली में? प्लाज्मा झिल्ली में बेटा ध्रुवीय सिरे का मतलब है जो जल में घुल जाता हो। ध्रुवीय का मतलब मैंने बताया जल, हाइड्रोफिलिक, जल से प्यार करने वाला, जल में घुलने वाला ध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब है जल बैरागी है, जल विरोधी है, हाइड्रोफोबिक है। बता रहा हूं बेटा हर चीज। अब नेक्स्ट आता है कौन कौन से वसा होते हैं, कौन कौन से वसा आपको मिलेंगे प्लाज्मा झिल्ली में? तो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं बच्चों फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स या जिसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। भाई कौन कौन से लिपिड आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बच्चों। फॉस्फोलिपिड का मतलब है इसमें फॉस्फेट समूह होता है, इसमें फॉस्फेट समूह होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। थोड़े बहुत ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ग्लाइकोलिपिड का मतलब है लिपिड के साथ ग्लाइको, शर्करा जुड़ी हुई है। ग्लाइकोलिपिड का क्या मतलब है? ग्लाइकोलिपिड का मतलब है लिपिड के साथ शर्करा जुड़ी हुई है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब है लिपिड के साथ शर्करा जुड़ी हुई है। और थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम यहां पर एनसीईआरटी ने ऐसे बना रखा है, यहां पर बीच में आपको ऐसे कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों वसा के बारे में क्या क्या चीजें हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली में वसा की द्विपरत होती है, द्विपरत बता दिया। द्विपरत में ध्रुवीय सिरा सतह की तरफ होगा, अध्रुवीय पूंछ भीतर की ओर होगी। फिर कौन से वसा प्लाज्मा झिल्ली में मिलेंगे? वसा कौन कौन से मिलेंगे? सबसे ज्यादा मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स होंगे, फिर ग्लाइकोलिपिड्स होंगे और कोलेस्ट्रॉल होगा। एक चीज, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना बच्चों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो केवल यूकैरियोटिक झिल्ली में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना बच्चों वो केवल आपको यूकैरियोटिक झिल्ली में मिलता है, प्रोकैरियोटिक झिल्ली में, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। ये मैं लिखवा दूंगा, ये मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा। वसा क्लियर हुई? अब वसा के साथ सुनना बच्चों, ये तो प्लाज्मा झिल्ली के वसा अपन ने देखे। अब प्लाज्मा झिल्ली में वसा के अलावा क्या होगा? प्लाज्मा बेटा काम बताऊंगा, कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल तरलता को नियमित करता है, प्लाज्मा झिल्ली में तरलता को नियमित करता है, वो सब आएगा आगे। अब प्लाज्मा झिल्ली में वसा के बाद प्रोटीन्स, वसा के बाद प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ये मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बना रहा हूं, अब प्रोटीन देखो कैसे बना रहा हूं। ये देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये प्लाज्मा झिल्ली में क्या बनाए दिए मैंने, ये हरे हरे क्या है बच्चों, ये प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन्स हैं। ये मैंने क्या बनाए हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन्स बनाए हैं, मैंने बनाए हैं प्रोटीन्स। अब सुनना, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन्स हैं। अब ये प्रोटीन बनाए हैं, इसमें से देखो ये दोनों प्रोटीन्स, पहला और तीसरा, ये प्रोटीन सतह से चिपके हुए हैं। ये प्रोटीन्स जो है ना पहले और तीसरे, ये सतह पर हैं, ये बाहर की सतह पर है, ये भीतर की सतह पर है। तो इन प्रोटीन्स को हम परिधीय प्रोटीन्स या बाह्य प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स।
ठीक है। और इस प्रोटीन की बात करो, यह प्रोटीन धसा हुआ है, देखो यह प्रोटीन वसा के अंदर धसा हुआ है, धसा हुआ प्रोटीन है। धसे हुए प्रोटीन को हम आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। आंतरिक, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। आई बात समझ में? देखो वापस देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चों। इस प्रोटीन को मैंने नाम दे दिया ए, इस प्रोटीन को मैंने नाम दे दिया बी, और इस प्रोटीन को मैंने नाम दे दिया सी। ध्यान से समझना, सवाल पूछ रहा हूं बच्चों। अंतर्भूत, हां, इनको आंतरिक प्रोटीन या अंतःभूत प्रोटीन भी कहते हैं। अब मैंने सुनना बच्चों, अब सवाल पूछ रहा हूं मैं। ए बी सी 3 प्रोटीन्स हैं, कौन से प्रोटीन को आसानी से निकाल सकता हूं? अगर मुझे इन प्रोटीन को कोशिका झिल्ली से बाहर निकालना है, ए बी और सी, इनमें से कौन से प्रोटीन को मैं आसानी से झिल्ली से बाहर निकाल सकता हूं? इनमें से कौन से प्रोटीन को आसानी से झिल्ली से बाहर निकाल सकता हूं? ए को, बी को, सी को, कौन कौन से प्रोटीन्स को आसानी से झिल्ली से बाहर निकाल सकता हूं? बहुत बढ़िया बच्चों, कौन कौन से प्रोटीन को आसानी से झिल्ली से बाहर निकाल सकता हूं? ए और सी, शाबाश। ए को और सी को आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि ये सतह से लगे हुए हैं, ये सतह से लगे हुए हैं। और किसको आसानी से नहीं निकाल सकता? किसको आसानी से नहीं निकाल सकता? सर बी को, क्योंकि बी तो धसा हुआ है, भी तो वसा के अंदर धसा हुआ है। हां, तो अपन ये प्रोटीन्स का वर्गीकरण पृथक्करण के आधार पे करते हैं, एक्सट्रैक्शन के आधार पर करते हैं। जिन प्रोटीन्स को झिल्ली से आसानी से निकाला जा सके, जिन प्रोटीन्स को झिल्ली से आसानी से निकाला जा सके, वो परिधीय प्रोटीन्स हैं, क्योंकि वो सतह पर हैं। और जिन प्रोटीन्स को आसानी से नहीं निकाला जा सके, जो झिल्ली के अंदर धसे हुए हैं, वसा की परत में धसे हुए हैं, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, जिनको आसानी से नहीं निकाला जा सके, उनको आंतरिक या अंतर्भूत प्रोटीन्स कहते हैं। बताओ, क्लियर हुआ बात? अब सबको क्लियर हो गई बात? ए और सी बाह्य प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये सतह पर हैं। ये बाहर की सतह पर है, ये अंदर की सतह पर है। और आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से धसे हुए प्रोटीन्स अंतःभूत या आंतरिक है। आ रही है बात? क्लियर है समझ में सबको? अभी लिख भी देंगे सारा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या रह गया? वसा अपन ने देख ली, प्रोटीन अपन ने देख लिया, क्या बचे? सर शर्करा बची। अरे अभी क्या बचा है? सर शर्करा। अब इधर देखो, ये क्या बना रहे हैं अपन? सर ये क्या बना दिया आपने? ये बना दी हमने शर्करा। ये अपन ने, अब प्लाज्मा झिल्ली में तीसरी चीज क्या होती है? शर्करा। प्लाज्मा झिल्ली में अब अपन ने क्या बना दी? शर्करा। बेटा सी को भी परिधीय प्रोटीन कहते हैं। अरे यार, सी भी तो परिधीय प्रोटीन ही है बेटा, सतह पर है ना। ए और सी सेम है, ए और सी परिधीय प्रोटीन है। ये बाहर की सतह पर है, ये अंदर की सतह पर है, सेम है ए और सी तो। अब सुनो, अब क्या बचा अपने पास? शर्करा। अब ये जो लाल लाल रिबन जैसी मैंने संरचना बनाई है, ये लाल लाल रिबन जैसी संरचना जो बनाई है, ये क्या है अपने पास? शर्करा है। अब पहला सवाल, ये शर्करा जो, सुनो बच्चों, ये शर्करा कोशिका के बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ है? बताओ तो जरा। ये जो शर्करा अपन ने बनाई है, ये शर्करा जो है, ये प्लाज्मा झिल्ली में बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ है? बताओ तो। ये जो शर्करा अपन ने बनाई है, ये कोशिका के बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ?
बाहर की तरफ है। किसकी तरफ है? बाहर की तरफ, मतलब बहिकोशिकीय अवस्था। यह है आपके पास बहिकोशिकीय क्षेत्र में। आ गई समझ में? तो हमेशा जो शर्करा होगी, हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स या शर्करा जो है वो हमेशा बाहर की तरफ होगी। तो काम क्या करेगी बच्चों? अगर ये बाहर की तरफ है तो काम क्या करेगी? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से पहचानने में मदद करेगी। एक कोशिका दूसरी कोशिका को पहचानेगा उसके शर्करा को देखकर, तो कोशिका की पहचान में काम करेगी। और दूसरा, कोशिका को कहीं पर जोड़ने में काम करेगी। कोशिका को यह शर्करा समूह कहीं से जुड़ने में काम करेंगे। तो कोशिका की पहचान करने में, कोशिका को कहीं पे जोड़ने में कौन काम करेगा? यह शर्करा काम करेगी। आ रही है बात सबको समझ में? संरचना सबको समझ आ गई? वसा, प्रोटीन, शर्करा, ये सब समझ आ गए? वसा, प्रोटीन और शर्करा सबको समझ आ गए? बताओ यहां तक, यहां तक सबको क्लियर है? बेटा ग्लाइकोलिपिड भी, ग्लाइकोलिपिड कहां पाए जाएंगे? वसा में ही होंगे बेटा। ग्लाइको का मतलब है शर्करा जुड़ी हुई उनसे, तो ग्लाइकोप्रोटीन सतह, ग्लाइकोलिपिड सतह पर होंगे बेटा। सूरज ने पूछा है बेटा, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल वसीय अम्ल की बनी होती है बेटा। नॉन पोलर टेल जो होती है ना, वो वसीय अम्ल की बनी होगी। संतृप्त वसीय अम्ल भी हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। शर्करा अंदर की तरफ क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि शर्करा का काम है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से पहचान करना। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पहचानना होगा तो वो बाहर से पहचान पाएगी ना बेटा, अंदर से थोड़ी पहचान पाएगी। काम के आधार पर उनका लोकेशन होता है। ठीक है? शर्करा लिपिड से जुड़ी होती है बेटा। प्रियंका जी जुड़ सकती है। देखो ग्लाइकोलिपिड में क्या हुआ, ग्लाइकोलिपिड में शर्करा लिपिड से जुड़ी हुई है। शर्करा प्रोटीन से भी जुड़ी हो सकती है, शर्करा लिपिड से भी जुड़ी हो सकती है। आई समझ में बात सबको? आई समझ में? यहां तक सबको क्लियर है? पॉइंट्स लिख दूं? अब पॉइंट लिख रहा हूं, फिर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों। इतना सबको क्लियर है? एक सवाल करें? सवाल करते हैं, आ जाओ। एक सवाल देता हूं आपसे मैं, जबरदस्त सवाल है, मजा आना चाहिए। देखो 2-3 सवाल करते हैं अब इस पे बच्चन। 2-3 सवाल करा रहा हूं इस पे अपन, आ जाओ। अब मजा आना चाहिए। 2-3 सवाल कराऊंगा। पहला सवाल, ठीक है बच्चों, आ जाओ, पोल देता हूं। कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सवाल सेम रहेगी? कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में समान होती है? भित्ति, राइबोसोम, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया।
देखिए बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बढ़िया बच्चों, 85%, 85% बच्चों ने सही जवाब दिया है कोशिका झिल्ली। संदीप कुर्मी ने सबसे पहले दिया, विपुल जी ने दूसरा, अनिकेश जी ने तीसरा। बढ़िया बच्चों, बार बार बता रहा हूं, आपके पास कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की संरचना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम रहती है। ठीक है, आसान सवाल था। अब थोड़ा सा फिरकी वाला सवाल देता हूं। अब आओ, एक मजा आएगा। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, उस पे मुझे आप जवाब देना। अब एक सवाल दे रहा हूं बच्चों, अच्छा सवाल है, ध्यान से करना। ठीक है बच्चों, ध्यान से, अच्छा सवाल है, अब मजा आएगा इसमें। अब मैं चेक करूंगा आप लोग कितने सवाल सही दे पाते हो, कितने नहीं। आ जाओ, करो अब। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना और अब जवाब देने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें अब आपको सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल नहीं है, सोचने वाला सवाल है। मैंने कहा ना, कैस 0 से लेकर अच्छे स्तर तक की तैयारी कराऊंगा, अच्छे स्तर तक की तैयारी कराऊंगा, याद रखना। बढ़िया सवाल भी करेंगे। ठीक है, इसमें सोचने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, देखते हैं इसमें कितने जने सवाल सही देते हैं जवाब। देखा, इस बार गलतियां बहुत हुई हैं, गलतियां बहुत हुई हैं बच्चों। आ जाओ, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, बार बार सुने सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी करते रहते हो ना, एनसीईआरटी की लाइन। अब एनसीईआरटी को लाइन को समझो, यहां पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। चीजों को बताऊंगा आसान, सोचना भी पड़ता है बच्चों, सोचना। सुनो ध्यान से, इसका जवाब 3 क्यों है, अब सुनो। आओ, पहला सवाल, इनमें से सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों तो ध्रुवीय हैं बच्चों। सोडियम और पोटेशियम ये कैसे हैं, ध्रुवीय हैं। इन पर आवेश है, ये जल में घुल जाते हैं, ये ध्रुवीय है। और ईथर, बेंजीन, वसा, ये सारे क्या हैं, अध्रुवीय, नॉन पोलर। इतना तो मालूम है, ये तो आपको मालूम है बच्चों। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो तो ध्रुवीय है, जल में घुल जाते हैं, आवेशित हैं। और ईथर, बेंजीन और वसा ये जल में नहीं घुलते, ये क्या है, अध्रुवीय है। सही है। अब सुनो, पहला तो ये चीज। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब जो जैसा है वो वैसा घोलता है, जो जैसा है वो वैसा घोलता है। मतलब शक्कर पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, तेल तो पानी में नहीं घुलता। तेल कभी भी, घी तेल पानी में नहीं घुलता। मतलब ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलयन में घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलयन में घुलते हैं। यह बेसिक सिस्टम है। अब सवाल पूछा, इनमें से कौन से पदार्थ आसानी से कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं।
मतलब कोशिका झिल्ली में बिना रोक टोक आसानी से अंदर बाहर कौन जा सकते हैं? अध्रुवीय पदार्थ। अध्रुवीय पदार्थ, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली भीतर से कैसी है? अरे प्लाज्मा झिल्ली भीतर से कैसी है? भीतर तो अध्रुवीय है। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर में, समुद्र प्लाज्मा झिल्ली के भीतर में तो अध्रुवीय श्रृंखलाएं हैं, अध्रुवीय पूंछ है, तो अध्रुवीय पदार्थ ही आसानी से अंदर बाहर जाएंगे। प्लाज्मा झिल्ली अंदर से सिर्फ नॉन पोलर है, तो अंदर से प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करना है, मतलब समुद्र को क्रॉस करना है भीतर से, तो केवल अध्रुवीय पदार्थ आसानी से बाहर अंदर जाएंगे। कौन से आसानी से अंदर बाहर जाएंगे? ईथर, बेंजीन और वसा। इसलिए जवाब क्या आएगा? 3। अरे कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका यार? कॉन्सेप्ट चमका तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? अब सर ये एनसीईआरटी में कहां है? अभी लाइन समझ आएगी। एनसीईआरटी कहती है जितने भी उदासीन विलय हैं, उदासीन का मतलब है अध्रुवीय, जितने भी उदासीन मतलब जिस पर आवेश ना हो, जिस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज ना हो, तो जितने भी उदासीन या अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो आसानी से कोशिका झिल्ली के अंदर बाहर आ जाते हैं। और ये लॉजिक पता है कहां काम करता है? जूलॉजी में मानव कार्यकी पढ़ते हो, मानव कार्यकी में हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ते हो, उसमें आप पढ़ते हो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं बच्चों, स्टीरॉयड हार्मोन्स वसा से बने हैं, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स तो आसानी से झिल्ली के अंदर चले जाते हैं। सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स जो वसा से बने हैं वो आसानी से झिल्ली के अंदर चले जाते हैं कोशिका के भीतर। लेकिन ध्रुवीय हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन्स, वो झिल्ली पर ग्राही से जुड़ जाते हैं, वो झिल्ली के अंदर नहीं जा पाते। अरे आ रही है बात समझ में यार? मैं बता रहा हूं, देखो आप बोल रहे हैं ना सर इतना आसान आसान पढ़ाते हो, ये है। अरे आसान अब होंगी चीजें, जब समझ आने लगेंगी तो आसान ही होंगी। तो जितने उदासीन और अध्रुवीय पदार्थ हैं वो आसानी से प्लाज्मा झिल्ली के अंदर बाहर जा सकते हैं। और तो सर ध्रुवीय कैसे जाएंगे? तो सर ये ध्रुवीय सोडियम पोटेशियम, तो इनके लिए वाहक प्रोटीन्स चाहिए। सोडियम और पोटेशियम सर इनको अंदर बाहर ले जाने के लिए वाहक प्रोटीन चाहिए। पूरी मानव कार्यकी में नहीं पढ़ते, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम गेट्स होते हैं, पोटेशियम गेट्स होते हैं। तो ये पंप गेट्स क्या हैं? पंप और गेट्स ये सब वाहक प्रोटीन्स होते हैं जो ध्रुवीय पदार्थों को अंदर बाहर ले जाते हैं, ध्रुवीय पदार्थों को अंदर बाहर ले जाते हैं। अरे यार देखो आज तो शुरुआत हुई है, देखना अपन किस स्तर पर जाएंगे बच्चों। और आनुवांशिकी, आणविक, जैविकी ऐसे चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल्स ओरल करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उंगलियों पे सॉल्व करोगे, याद रखना यार, ठीक है? इतना बढ़िया तरीके से तैयारी होगी, चैप्टर है ना 360 डिग्री तैयार होगा। साला किताब से गलतियां निकाल लोगे, ध्यान रखना, किताब में से गलतियां निकाल लोगे। एक स्तर ऐसा आएगा, 2 महीने 2-3 महीने मुझे 2-3 महीनों में किताबों से गलतियां निकाल लोगे। इतना बढ़िया तैयारी करेंगे अपन, साला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है। ऐसे बार बार एनसीईआरटी की लाइनें नहीं लाऊंगा आपके लिए कि सर एनसीईआरटी की रीडिंग करवाओ ना। हम क्या चौथी कक्षा में है? नर्सरी पहले कक्षा में वो लाइनें पेपर के ना किताबों से पढ़ाते थे। अब हम इसका स्तर बढ़ाओ थोड़ा। सर एनसीईआरटी की लाइनें रीड करवाओ ना, क्लास में लाकर एनसीईआरटी की लाइनें नहीं रीड करवाऊंगा, साला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वो किताबों की लाइनें वो पढ़ते थे चौथी 5वीं कक्षा में। मजाक नहीं चल रहा है यहां पर, स्तर बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसा समझना है कि साला गलतियां निकाल सको किताबों में। आ गई सबको बात समझ में? आ गई बात सबको समझ में? अब सुनो, एक क्वेश्चन और करें? आओ क्वेश्चन एक और कराऊं यार। देखो अभी तो है ना, मैं बता रहा हूं 2-4 क्लासें हुई हैं, 10-15 क्लासों के बाद प्यार हो जाएगा अपना आप बीच में। मैं बता रहा हूं प्रेम, इतना प्रेम होएगा और सब्जेक्ट के प्रति और मेरे प्रति प्रेम आपको पैदा करके दिखाऊंगा। इस स्तर पर पढ़ेंगे, आप बोलोगे सर बायोलॉजी तो ऐसे ही पढ़ना है। वो एनसीईआरटी की लाइनें, अरे एनसीईआरटी की लाइनें हलवा लगने लग जाएंगी, सब आसान लगने लग जाएगा एक के लेवल के बाद कि क्या ही है सर, सब कर लेंगे।
ये समझ आ गया कौन कितने? ये देखो सवाल ऐसे आते हैं आजकल, और ये कहीं नहीं, ये अपन खुद बना रहे हैं। अब सुनो, ध्यान से सुनना एक सवाल। अब मेरे पास यहां पर एक और क्वेश्चन देखो, इधर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। ठीक है, ध्यान से करना बच्चों। अब ध्यान से पोल दे रहा हूं, करो। पोल दे रहा हूं, करो बच्चों। हाँ भाई देखो, 33% जवाब सही आया है। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें अभी ध्यान रखना भाई, साफ साफ। अब ये एनसीईआरटी में भी दे रखा, और मैंने भी बोला था, कोशिका झिल्ली में 2 प्रकार के प्रोटीन्स हैं। कोशिक, अरशद जी ने सही देखे, लीडर बोर्ड देखें पहले एक बार। संदीप कुर्मी जी नंबर 1 पे है, बहुत बढ़िया। हरिओम जी नंबर 2 पर हैं, और शुभानी सूर्यवंशी 3 पर है। बहुत बढ़िया बच्चों, 3 में से तीनों जवाब सही दिए हैं बच्चों ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब समझ लो, कोशिका झिल्ली में 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, परिधीय प्रोटीन्स और अंतर्भूत प्रोटीन्स। और ये किस आधार पर है? ये केवल उनके पृथक्करण के आधार पर है भाई। जिनको आसानी से निकाल सकते हैं, जिनको आसानी से निकाल सकते हैं, वो परिधीय प्रोटीन्स कहलाते हैं। और जो आसानी से नहीं निकाले जा सकते, उन्हीं को हम इंट्रिंसिक, आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। बाकी कोई लेना ना देना। विभाजन या जो जो इनका आधार है, वो आधार केवल पृथक्करण है। क्लियर समझ आ रहा है बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली समझ तो आ रही है? आ रही है बात सबको समझ में? अब पॉइंट्स लिख लें, अब पॉइंट्स लिख लें। बेटा पोल नहीं आता बेटा, इसका तो देखते हैं क्या करना है आगे। पोल नहीं आ रहा तो बेटा, ध्रुवीय का मतलब जल में घुलने वाला, अध्रुवीय का मतलब जो जल में नहीं घुलेगा बेटा। हां, तो मिथिलेश बेटा, ध्रुवीय पदार्थों को अगर कोशिका झिल्ली के आर पार जाना है ना, तो वाहक प्रोटीन चाहिएंगे बेटा। जाएंगे क्यों नहीं, लेकिन वाहक प्रोटीन की सहायता से जाएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब पॉइंट्स लिख लें। अब अपन ने प्लाज्मा झिल्ली, ये देखो प्लाज्मा झिल्ली में पॉइंट्स लिख लें अपन। ये मैंने आपको डायग्राम तो बता दिया था, अब लिख लेते हैं बच्चों। अब लिख लेते हैं यार, थोड़ा क्वेश्चन तो करे, अब थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ। तो पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर, प्लाज्मा झिल्ली के वसा।
पहला पॉइंट यहां पर हम लिख रहे हैं कोशिका झिल्ली के वसा। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली के वसा में क्या क्या पॉइंट? सबसे पहले द्विपरत यानी बायलेयर के रूप में व्यवस्थित। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली के जो या कोशिका झिल्ली के वसा हैं वो किस रूप में व्यवस्थित होते हैं बच्चों? द्विपरत बायलेयर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फिर इसमें एक ध्रुवीय सिरा सतह पर और दो अध्रुवीय पूंछ भीतर की ओर उपस्थित। सही बात है। तो कोशिका झिल्ली का जो वसा है, कोशिका झिल्ली का वसा द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होगा। एक ध्रुवीय सिरा सतह पर होगा, दो ध्रुवीय पूंछ भीतर की ओर होगी। और यह जानना चाहते हो सर अध्रुवीय पूंछ किसकी बनी होती है? तो वो वसीय अम्ल की बनी होती है। यह अध्रुवीय पूंछ किससे बनी होती है? वसीय अम्ल की। यह हम आगे पढ़ेंगे। ये संतृप्त भी हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या था? एक ध्रुवीय सिरा सतह पर है, दो ध्रुवीय पूंछ भीतर की ओर उपस्थित होगी। फिर आपके पास वसा के प्रकार, प्लाज्मा झिल्ली में वसा के प्रकार पहला आता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोग्लिसराइड्स। ये सर्वाधिक संख्या में होंगे, सर्वाधिक मात्रा के लिपिड हैं। यह भी क्वेश्चन आता है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में, प्लाज्मा झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वसा होंगे? फॉस्फोलिपिड्स। सर्वाधिक मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स। दूसरे होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन यहां पर भी याद रखना बच्चों, कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोट्स में होगा। कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों? प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर होपेनॉइड्स होते हैं। बट अब आपको एक चीज बताऊं, सब लिखवाते हैं ये सब लिखवाते हैं कि सर कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर होपेनॉइड्स होते हैं। होपेनॉइड्स पर आज तक सवाल नहीं आया। 30 साल का इतिहास लगा के देख लो, नीट या पीएमटी में कभी सवाल नहीं आता होपेनॉइड्स का। यह आपने बोला इसलिए लिखवा रहा हूं, बट इतना याद रखना बच्चों, जो चीज मैं नहीं लिखवा रहा हूं ना, वो जानबूझकर नहीं लिखवा रहा हूं, वो काम नहीं आने वाली है। देखो होगा क्या, मैं सुन लेना। अभी तो शुरुआत में जोश होता है कि सर बहुत सारी हर चीज बता दो, सब चीज बता दो। जब साल के अंत में आएगा ना, जब इतने बड़े बड़े रजिस्टर बन जाएंगे, जब आपको लगेगा सर इतनी सारी अनावश्यक चीजें लिख दी हैं, हमको याद ही नहीं हो रही। इतना आपको बताना चाहता हूं, अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी है। जो चीज में नहीं लिख, देखो आप मेरा ज्ञान टेस्ट करने, देखो मैं यहां पर अपना ज्ञान बताने नहीं आया हूं बच्चों। अगर मुझे ज्ञान बताना होता ना, तो मैं प्लाज्मा झिल्ली में 3 लेक्चर लगा सकता हूं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो सोची भी नहीं होंगी। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली में ये दो अध्रुवीय पूंछ वसीय अम्ल की क्यों होती है? वसीय अम्ल में कार्बन की श्रृंखला छोटी बड़ी हो जाती है, संतृप्त असंतृप्त हो जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप गति होती है, पार्श्व। मैं अपने यार देखो, ज्ञान नहीं झाड़ना है यार। ठीक है, मुझे आपको उतनी चीजें बतानी है जो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त हैं। अगर मैं कोई चीज नहीं बता रहा हूं तो वो एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, एक कोशिका का चैप्टर है यार, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली एक टॉपिक है। एक सवाल बनेगा, वो बता दूंगा कैसा बनेगा। पूरा साल भर मैं नहीं चाहता कि 50 रजिस्टर भर जाएं आपके
और उसके बाद सर यही समझ नहीं आए कि सर कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, पेपर का स्तर कुछ भी आएगा आएगा अपने नोट से, ठीक है ना। एनसीईआरटी और नोट्स के बाहर कुछ नहीं बनने वाला। 2 या 4 प्रश्न अगर एनसीईआरटी के बाहर आएंगे ना तो अपने नोट्स में मिल जाएंगे। और नोट्स साला एनसीईआरटी एनसीईआरटी रोते रहते हैं, एनसीईआरटी को समझना जरूरी है। एनसीईआरटी की लाइनें रटने से कुछ नहीं होगा। फिर बता रहा हूं कि सर एनसीईआरटी की लाइनें यहां पर आके लाइनें अंडरलाइन करवा दो, अरे समझना पड़ेगा, समझने पर जोर डालना है तो वो सब समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर। वसा के प्रकार में सर्वाधिक मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोट्स में मिलेगा। अब ये काम देखेंगे सब। तो ये कोशिका झिल्ली के वसा क्लियर, कोशिका झिल्ली के वसा क्लियर। साथ साथ लिख रहे हो बच्चों, लिख लो, बट टाइम क्लास के बाद आराम से लिख लेते। चलो, फिर प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन्स देखेंगे अपन। ठीक है, यहां तक। अब आगे ले लूं, आगे ले लूं बच्चों। और बता रहा हूं बच्चों, आप लोगों ने भरोसा किया है ना, तो भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, याद रखना। साल भर साथ में हूं आपके एग्जाम तक। और अभी दुआएं दे रहे हो ना, ईमानदार बता रहा हूं, दुआएं दोगे आप अंदर से, ठीक है। कभी भी विश्वास कर रहे हो तो विश्वास को 1% भी खारिज नहीं होने दूंगा, ठीक है। इतना विश्वास दिलाता हूं, कुछ गलत नहीं होने दूंगा आप लोगों के साथ। आ जाओ, फिर कोशिका झिल्ली के प्रोटीन्स। कोशिका झिल्ली के प्रोटीन्स, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली के प्रोटीन्स को किस आधार पर बच्चों, ये रहा पृथक्करण, पृथक्करण के आधार पर दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं। ये परिधीय या बाह्य प्रोटीन्स, ये क्या होंगे बच्चों, सतह से चिपके होते हैं और आसानी से पृथक हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे आंतरिक या अंतःभूत प्रोटीन्स, ये आपके पास आंशिक या पूर्ण रूप से धसे रहते हैं और आसानी से पृथक नहीं हो पाते, ठीक है बच्चों। अब एक सुन लो, 360 डिग्री तैयारी करनी है। 360 डिग्री में सुनो, ये परिधीय और आंतरिक प्रोटीन के एग्जाम्पल कहां हैं? श्वसन वाला चैप्टर है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन वाला चैप्टर है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर है। उसमें F0 F0 होते हैं। F0 आंतरिक झिल्ली में धसा रहता है, F0 आंतरिक झिल्ली में धसा रहता है, वो आंतरिक अंतःभूत प्रोटीन है। और F1 स्ट्रोमा की तरफ होता है, F1 मैट्रिक्स या स्ट्रोमा की तरफ होता है, F1 परिधीय या बाह्य प्रोटीन है। इसे कहते हैं 360 डिग्री तैयारी। F1 बाह्य परिधीय प्रोटीन है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स की तरफ होता है। और आंतरिक अंतःभूत प्रोटीन F0 है, वो आंतरिक झिल्ली में धसा रहता है। आ गई बात सबको समझ में? क्लियर है बच्चों बात? आज इतना बहुत है यार,
अब बाकी अगले लेक्चर में कर लेंगे। आज इतना बहुत है, समझ आया सबको? देखो यार, बता रहा हूं आपको, ऐसे बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे ना, दिक्कत एक नहीं आने दूंगा। ठीक है, आज बहुत है यार, आज इतना बहुत है। प्लाज्मा झिल्ली को बाकी देखो, प्लाज्मा झिल्ली अभी पूरी नहीं हुई है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली अभी बहुत बाकी है। प्लाज्मा झिल्ली की तरलता पढ़नी है, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य पढ़ने हैं, ये बाकी है। प्लाज्मा झिल्ली अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है ना बेटा? किस क्लास के एनसीईआरटी में? 11th क्लास में है बेटा। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास का डाउट मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का उदाहरण होता है बच्चों, बिल्कुल सही। अच्छा, अब होमवर्क बता दो, सुन लो क्या करना है। अब होमवर्क बता रहा हूं। होमवर्क में मॉड्यूल में सबसे पहले तो ठीक है, मॉड्यूल्स में 15 से 25 क्वेश्चन मॉड्यूल्स के सॉल्व करने। डीपीपी लगानी है जो मिली है, और नोट्स अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं। ठीक है भाई, 3 होमवर्क में सुन लो, आपके पास 15 से क्वेश्चन नंबर 15 से 25 मॉड्यूल में आपको सॉल्व करने, डीपीपी लगानी है जो मिली हुई है आपको, और नोट्स बढ़िया तरीके से हाथ से लिखने हैं बच्चों। हाथ से नोट्स लिखिएगा, हाथ से नोट लिखने के बाद उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज अपन ने करा क्या है? आज अपन ने यूकैरियोटिक कोशिका चालू करी थी बच्चों। देखो फटाफट देख लो, यूकैरियोटिक कोशिका का रिवीजन। यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी, यूकैरियोटिक कोशिका के लक्षण देखे, कौन कौन से यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ये सब लक्षण अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखे, कोशिका की संरचना के आधार पर अंतर देखे, और फिर अपन ने कोशिका झिल्ली की बात की है। कोशिका झिल्ली अभी पूरी नहीं हुई है बच्चों, कोशिका झिल्ली के लक्षण बाकी हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, बढ़िया बच्चों, चलो फिर अब अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।